हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। GIS कठूमर हमारे इस चैनल का नाम है स्टूडेंट्स, और मेरा नाम राजेंद्र वात्रा है और मैं आपको 10th क्लास की विज्ञान विषय पढ़ा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पूरे कोरोना काल में आप अपने घर पर कुशल मंगल होंगे और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज चौधरी का विशेष योगदान रहा कि उन्होंने इस YouTube चैनल को फिर से शुरू किया और आप लोग सभी बच्चों के लिए हम ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम विज्ञान विषय पढ़ेंगे और विज्ञान विषय का पहला पाठ हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आप सभी को पता है इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, NCERT का सिलेबस आया है। पिछली बार RBSE का सिलेबस था, तो NCERT के सिलेबस में परिवर्तन है भाई, परिवर्तन हुआ है बच्चों। तो आपने अपनी बुक्स वगैरह ले ली होंगी। तो देखो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपकी जो विज्ञान विषय है, इस विषय के अंदर फर्स्ट में 1 से 5 पाठ जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं। किसके? केमिस्ट्री के 5 पाठ रसायन विज्ञान के आपको 1 से लेकर 5 तक पढ़ने हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 6, 7, 8 ये हैं बायोलॉजी के। ये बायोलॉजी के पाठ हैं, आपको बड़े बड़े चैप्टर हैं। इसमें पूरा आपका ह्यूमन सिस्टम है, जैसे कि पिछली बार भी था उस ह्यूमन सिस्टम, लेकिन इसमें साथ में इस प्लांट यानी कि पेड़ पौधों को साथ में शामिल किया गया है। तो आपको पेड़ पौधों के बारे में भी पढ़ना है और मनुष्य के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है ना, और किस तरह का आपका ये शरीर का नियंत्रण होता है, किस तरह से समन्वयन होता है, शरीर के अंग एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ये तीनों चैप्टर के अंदर, बायोलॉजी के अंदर। इसके बाद देखो 9, 10, 11, 12 3, 4 ये 4 चैप्टर हैं। ये चैप्टर आपको फिजिक्स के हैं, भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं ये, और भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं जिनमें आपको कुछ सवाल भी करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे, बहुत साधारण तरीके से आपको ये सवाल हल करना हम सिखा देंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो चैप्टर बचते हैं वो हैं पर्यावरण विज्ञान के। समझ आ गई बात? तो पर्यावरण विज्ञान भी इस बार आपकी इसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से आई है। तो बच्चों देखो, सिलेबस थोड़ा सा आपको ठीक आया है, सिलेबस अच्छा है, और इस सिलेबस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये मेरा आपसे कहना है। और आप प्रत्येक वीडियो को ढंग से देखना। जब तक स्कूल ऑफलाइन नहीं चले तब तक आप ऑनलाइन घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, मैं आपके लिए आज अपनी विज्ञान विषय क्लास 10th का पहला चैप्टर आपको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखो बच्चों, पहला चैप्टर जो है आपका, उस चैप्टर के अंदर आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? रासायनिक अभिक्रियाएं। पाठ का नाम ही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है ना, जबकि पिछले बार ये चैप्टर थोड़ा सा पीछे आता था। इस बार आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं थोड़ा सा मैं आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं सर, हम इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम अभिक्रिया बनाएंगे, किस तरह से क्या करना होता है, वो थोड़ी सी चीज़ समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, 9th क्लास में आपको समझाया जाता है अच्छी तरह से तत्वों के बारे में, प्रतीकों के बारे में, यौगिकों के बारे में, मिश्रण के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको 9वीं क्लास तक पढ़ा दी जाती हैं। 9वीं क्लास में जब तत्व आपके सामने आ गए थे, याद हो गए थे आपको, मिनिमम आपको 20 से 30 एलिमेंट यानी कि तत्व प्रतीक सहित याद होने चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक बार बोल रहा हूँ
जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। मैंने 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट आपको बोल दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से तुमको ये याद होने चाहिए। और जब तत्व तुम्हारे याद हो जाएंगे तो तत्वों के प्रतीक आपके याद होने चाहिए। प्रतीकों के साथ साथ हमको उनकी संयोजकताएं भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जब संयोजकताएं हमारे ध्यान में होती हैं तो आराम से हम कोई भी यौगिक जो आएगा उसका अणुसूत्र बना सकते हैं। और जब तक अणुसूत्र नहीं आएगा तब तक आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना। तो अणुसूत्र बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र बनाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई। अणुसूत्र आपको अगर बनाना है तो ये 9वीं क्लास में आपको सिखाया जाता है। तो अणुसूत्र के लिए क्या करते हो आप, जैसे आपको बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका अणुसूत्र आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने यौगिक का नाम लिख दिया। यौगिक का नाम लिखने के बाद उनके नीचे उनके प्रतीक या उनके मूलकों के सूत्र लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड को आप प्रदर्शित करते हो OH से, जटिल मूलक है भाई। मूलक आपको 2 प्रकार के बताए थे, सरल मूलक और जटिल मूलक। सरल मूलक जो एक ही एलिमेंट्स, एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, और जटिल मूलक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, अमोनियम, क्लोरेट, परमैंगनेट, मैंगनेट, इस तरह के एसीटेट, इस तरह के मूलक, जटिल मूलक हमने भी बताए और आपके सर ने भी आपको 9वीं क्लास में बताए होंगे, ठीक है ना। ये जटिल मूलक थे। और सरल मूलक जो एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं। और आयंस भी आपको ध्यान में रहने चाहिए मूलकों में। देखो, धनमूलक और ऋण मूलक, समझ गए। धनमूलक जिन पर धन का चिन्ह आता है, ऋण मूलक जिन पर ऋण का चिन्ह आता है। अब धनमूलक जो होगा वो हमेशा पहले लिखा जाएगा अणुसूत्र बनाते समय, ऋण मूलक बाद में आएगा। ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए। तो देखो, मैं इसका एक सूत्र बनाता हूँ। अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने नोट कर दिया, इसका प्रतीक और सूत्र मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब कैल्शियम की संयोजकता लिख रहा हूँ इसके नीचे। कैल्शियम की संयोजकता प्लस की 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की माइनस की 1 होती है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमको इनमें वज्र गुणा करना होगा। तो मैंने यहाँ पर वज्र गुणा कर दिया। क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। यानी कि इसका गुणा तो इसके साथ हो गया, इसका गुणा इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ आई वो क्या आई, ये 1 तो यहाँ पर गया और OH पर ये 2 गया। देखो, OH पर मेरे को कोष्टक लगाना पड़ा है 2 से गुणा करने के लिए, लगाना पड़ेगा ना। अगर मैं कोष्टक नहीं लगाता और यहाँ पर 2 का गुणा कर देता तो ऑक्सीजन के साथ थोड़ी आता ये, इसलिए मेरे को कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो कोई भी अणुसूत्र जब बच्चों हम लिखते हैं तो आपको एक प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सही अणुसूत्र ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अणुसूत्र का बनाना भी आना चाहिए, तब हम रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकते हैं। तो देखो, हम अपने चैप्टर में आते हैं थोड़ा सा, और अपने चैप्टर में आने के बाद आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस जगह पर आपको फिर से ध्यान दिलाते चले जाएंगे। तो देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करें हम रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा में नोट करता हूँ, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ होगा उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसके अंदर समझ लो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे दर्शाएं भैया,
कैसे लिखें हम रासायनिक अभिक्रिया को? जैसे हमने आपको बोल दिया कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाइए, तो सोडियम क्लोराइड ले लिया और उसका जलीय विलयन बनाइए। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक होता है। नमक को पानी में घोल दीजिए, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया। अब इसमें क्या अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, ये चीज़ फिर आगे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब देखो, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? समीकरण। क्या लिखना पड़ता है बच्चों? समीकरण। समीकरण हम किस तरह से लिखते हैं? तो उसके लिए हम पहले एक दो शब्द और जान लेते हैं। तो देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे दर्शावें, प्रदर्शन कैसे करें हम? रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन कैसे करें? तो कोई ना कोई पदार्थ होंगे, वे आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होंगे और भाग लेने के बाद कोई नया पदार्थ बन रहा होगा। बात तो समझ में आ रही है ना भाई? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया जब कर जाएंगे तो कोई नई चीज़ बनेगी। समझ में आ रही है ना? तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। और अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया कर देंगे तो बाद में जो आपको प्राप्त होने वाली चीज़ है उसको क्या बोलोगे आप? उत्पाद। समझ गए? अभिकारक और उत्पाद। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है ना। और अभिकारकों की रासायनिक क्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थ ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे। भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए कोई ना कोई पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। अब वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और अभिकारकन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो चीज़ आपको मिलने वाली है उसको क्या बोलोगे आप? उत्पाद बोलोगे। बात समझ आ रही है हम तक? तो इस तरह से अभिकारक और उत्पाद दो नाम आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए कि भाई अभिकारक क्या चीज़ होती है, उत्पाद क्या चीज़ होती है। अब आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन करना है तो अभिकारक को हम कहाँ लिखें और उत्पाद को हम कहाँ लिखें, ये चीज़ और थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जब प्रदर्शन करते हैं हम तो प्रदर्शन करते समय अभिकारक को हमेशा LHS पक्ष में लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखे हुए, और उत्पाद को हमेशा RHS पक्ष में लिखते हैं। और दोनों के बीच में ये तीर का चिन्ह लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं और जो बनने वाले उत्पाद हैं उन दोनों के बीच में तीर को चिन्ह जरूर लगाएंगे, जिसको बार बार हम बोलते हैं इजकल टू, ठीक है ना। इजकल टू का मतलब होता है इसके आगे वाला, ठीक है ना। तो अभिकारक को हमें लिखेंगे बाईं ओर, उत्पाद को लिखेंगे दाईं ओर, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? तीर का चिन्ह। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अभिक्रिया को इस तरह से लिखेंगे। अब देखो, अभिक्रिया को जब अभिकारकन को पता लग गो, उत्पादन को पता लग गो, हमने यूँ पता लग गया कि ये इस तरफ लिखना है, उत्पाद इस तरफ लिखना है। तो अब हम एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान कर लें, अगर अभिकारक दो या दो से अधिक हैं, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से अधिक हैं तो आप लोग उनको प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ के एक साइड में लिख देंगे। जैसे दो अभिकारक हैं तो यहाँ पहला अभिकारक लिख दिया प्लस दूसरा अभिकारक,
ठीक है ना। ऐसे ही अगर दो उत्पाद बने तो एक दोनों उत्पादन हम प्लस के चिन्ह से जोड़ के लिख देंगे इसकी साइड में। तो ऐसे अगर दो अभिकारक हैं तो दो उनके बीच में धन को चिन्ह, तीन है तो उनके बीच में धन का चिन्ह, चार है तो उनके बीच में धन का चिन्ह, और ठीक इसी प्रकार से उत्पाद जो पदार्थ हैं या तत्व हैं उनके बीच में भी धन के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को लिखते हैं। जब इस तरह से ये लिख जाते हैं तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। तो देखो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखो इसको मैं परिभाषित कर रहा हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त, भाई अभिकारक तो भाग लेंगे और प्राप्त कौन होंगे? प्राप्त उत्पादों को उनके सूत्र व प्रतीकों में व्यक्त करना ही, सूत्र व प्रतीकों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा को ध्यान से देख लो, और परिभाषा को ध्यान से देखने के बाद चेक करना है हमको। देखो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग देख रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन से हैं, फिर प्राप्त होने वाले पदार्थ कौन से हैं, फिर इसके लिए समीकरण कैसे बनाना है। बिल्कुल मैं ABC से लेके चल रहा हूँ आपको, मतलब नीचे से चल रहे हैं हम और धीरे धीरे समीकरण बनाना सीख रहे हैं। तो हर एक चीज़ पर बड़ा गौर करना है आपको। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद समीकरण पे आ गए। समीकरण क्या चीज़ होती है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कोई पदार्थ भाग ले रहा है, वो अभिकारक है, वो प्राप्त होने वाला पदार्थ उत्पाद हो गया। तो अभिकारक और उत्पादों को उनके सूत्र या प्रतीकों में जब आप व्यक्त कर दोगे तो उसको ही क्या बोल देंगे? रासायनिक समीकरण। क्या बोल देंगे बच्चों? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण आपके सामने आ गया, तो अब समीकरण कैसे बनावें? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखेंगे हम? तो अब ये जब चीज़ें हमारी समझ आ जाएंगी तो हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अब देखो बेटा, मैं फिर इसके बीच में एक चीज़ और लाता हूँ। मैं जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें समीकरण लिखने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बिल्कुल गलती नहीं होगी सीखने में। आप पहले शब्द समीकरण बनाओ। क्या बनावें? शब्द समीकरण बनाओ। समझ में आ गई बात? तो देखो कोई अभिक्रिया ले ली, जैसे मैंने यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण लिखता हूँ, जैसे मैग्नीशियम के फीते को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये मैंने उदाहरण ले लिया, मैग्नीशियम का फीता ले लिया, उसको वायु की उपस्थिति में जला देते हैं या दहन करा देते हैं। दहन कराने पर क्या मिलता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है। तो ये बेटा रासायनिक अभिक्रिया हो गई।
ये एक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया को इसमें देखो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया को आपको लाना है समीकरण के रूप में, ठीक है ना। तो समीकरण के रूप में जब हम यहाँ लेके आएंगे तो हम पे तो गलती ना हो, इसके लिए आप यहाँ पर समझो बेटा। हम पहले बनावे यहाँ को शब्द समीकरण। कहाँ बना रहे हैं यहाँ को? शब्द समीकरण। तो पहले तो जो छांटो यहाँ में क्या अभिकारक कौन है, और फिर जो छांटो उत्पाद कौन है। तो देखो फिर से पढ़ोया है, मैग्नीशियम का फीता ले लिया है, उसको वायु की उपस्थिति में जलाया गया है, उसका दहन किया गया है, ठीक है ना। तब प्राप्त क्या हुआ है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो अभिक्रिया करने वाले कौन कौन हो गए? ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करो, मैग्नीशियम हुआ कि नहीं हुआ अभिक्रिया करने वाला? मैग्नीशियम, ठीक। मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में जलाया गया? वायु की उपस्थिति में। वायु में कौन सी गैस है जो वस्तुओं को जलाने में सहायता करती है? ऑक्सीजन। तो वायु की जगह पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? ऑक्सीजन, ठीक है। और अब आपको प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैंने लिख दिया भाई साहब, इसको बोलते हैं हम शब्द समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में तो निकाल रहा हो समीकरण में, शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण को आपको बदलना है किस में? रासायनिक समीकरण में। काय में बदलना है? रासायनिक समीकरण में। अब यार रासायनिक समीकरण में बदलेंगे तो परिभाषा के अनुसार चलो, अभिकारक पदार्थ ये है, उत्पाद पदार्थ ये है, ठीक है ना। तो अभिकारकों को और उत्पादों को सूत्र और प्रतीकों में व्यक्त कर दो। तो देखो मैग्नीशियम का प्रतीक लिख दिया मैंने, प्लस ऑक्सीजन का O2 इजकल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बना लो भाई। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बना लो Mg, और ऑक्साइड का O, इसका +2 वैलेंसी और या कि -2 वैलेंसी। समान अनुपात में बदल दो, एक एक आगो बज गुणा कर दो, का बन गो? MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र का आगो? MgO। आ रही ना बात समझ में? शब्द समीकरण ते तुरंत ही हम कहाँ बना लाए? रासायनिक समीकरण बना लाए ना। ये तुम्हारे पास रासायनिक समीकरण आ गया। अब समीकरण वाली बात क्लियर है, एक नहरी बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया है। पहले मैंने शब्द समीकरण लियो, शब्द समीकरण के बाद फिर मैंने क्या लिया है? रासायनिक समीकरण बना दिया, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण हमने इनके सूत्र और प्रतिकंते ले लियो। अब यहाँ पर एक काम और रहना है। क्या काम करना है? आपको समीकरण को क्या करना है? संतुलित। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण लिखा जाता है वो हमेशा संतुलित लिखा जाना चाहिए। अब समीकरण को यहाँ पर आपको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए एक विधि होती है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल। नाम ध्यान रखना बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल। इस विधि के द्वारा आपको ये समीकरण संतुलित करना है। समीकरण संतुलित करने का मतलब होता है कि जब आप किसी भी दुकान पर कोई सामान लेने जाते हो तो आपको जो दुकानदार होता है वो जो तराजू होती है उस तराजू से तोल कर आपको सामान देता है। तो उसमें बच्चों आप देखते होंगे कि उसका बाँट रखा होता है, एक बगल को उसका सामान रखा होता है। तो ना तो वो ज़्यादा तोल सकता, क्योंकि ज़्यादा तोलेगा तो दुकान वाले को घाटा होगा, कम तोलेगा तो तुम लोग नहीं लेने वाले हो। बात सही कह रहा हूँ ना मैं? तो उसको करना क्या है? उसको तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने हैं, ना तो उसको घाटा जाएगा ना तुमको घाटा जाएगा। तो वो क्या करता है? संतुलन जब तक नहीं होता तब तक आपको सामान नहीं देता है। तो वो संतुलित करता है कि नहीं करता है? तो ठीक इसी प्रकार से ये तराजू है आपकी, इस LHS और RHS जो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों में
तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए और तत्वों की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि उपयोग में ली गई है उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। और अगर यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो किसी भी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक नियम होता है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम बोल रहा हूँ मैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न तो हम किसी पदार्थ के द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और न ही किसी पदार्थ के द्रव्यमान को सृजित किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस बात को कहता है तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना होगा कि ना तो इतकु द्रव्यमान कम रहेगो और ना इतकु द्रव्यमान कम रहेगो, तो हमने दोनों बगलन को द्रव्यमान बराबर करवे के काज है इस समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये उसका आंसर है। बात समझ में आ गई? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। कौन सा नियम कहता है इस बात को? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है ना? इसलिए समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। तो देखो मैं संतुलित कर रहा हूँ समीकरण को, आप लोग गौर से देखिए। तो देखो इस तरफ मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इस तरफ भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है क्या ना है? यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन के कितने परमाणु बनाने हैं? 2। तो 2 बनाने के लिए देखो 2 का जो गुणा होगा वो इस जगह पर करेंगे आप लोग, ना तो इस जगह पर करेंगे, ना इस जगह पर, ना इस जगह पर। गुणा करने की जगह कहाँ है? ये रही। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप 2 से इसको गुणा कर दीजिए। तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया लेकिन 2 मैग्नीशियम भी तो हो गया, इसलिए मेरे को यहाँ मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक यानी कि आधारभूत ज्ञान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उसका किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण बना सकते हैं, समीकरण को किस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बताई हैं। ठीक है बच्चों? अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लेकर आऊँगा और रासायनिक अभिक्रियाओं की मैं परिभाषा भी आपको दूंगा और उनके उदाहरण भी आपको दूंगा। जब परिभाषा और उदाहरण आपके सामने आएंगे तो आप रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना भी सीखेंगे और उनको संतुलित करना भी सीखेंगे। ठीक है ना? आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।